हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे CUET का एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन का मॉक टेस्ट नंबर 6। सो इससे पहले 5 मॉक टेस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक एक भी नहीं देखा है या फिर कोई भी उसका रिमेनिंग है, प्लीज़ जाके देख लीजिए। लिंक आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे भी सेम ही हैं कि टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। बट क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो इसलिए आप 50 के 50 अटेम्प्ट करोगे। मैं यहाँ क्वेश्चन दिखाऊंगी, आप उसे देखेंगे, आप अपना पेन पेपर लेके बैठेंगे और आप आंसर मार्क करेंगे। उसके बाद मैं आंसर रिवील करूंगी तो आप चेक करेंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, और बाद में मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे भी कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए। ओके, साथ ही साथ हर एक सही क्वेश्चन पे आपको मिलेगा 5 नंबर और हर एक गलत क्वेश्चन पे आपको मिलेगा -1। सो नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सोच के समझ के आप इस पर्टिकुलर टेस्ट को अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। और पेपर में ऑब्वियसली कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं होगा, तो लेके मत जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन, ठीक है। और असर्शन रीजन के क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होते हैं अभी तक आपको पता चल चुका होगा। इसमें 2 सेंटेंसेस दिए होते हैं, 1 इज असर्शन, 1 इज रीजन। पहले आपको ये देखना होता है कि क्या ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं कि नहीं है। अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी एक सेंटेंस इनकरेक्ट होता है तो आपका आंसर आता है 3rd और 4th में से, मतलब C और D में से। और अगर दोनों सेंटेंसेस सही हैं तो आपका आंसर आएगा इन दोनों ऑप्शन में से। अब इन दोनों में से एक को कैसे चूज करेंगे? अगर दोनों ऑप्शंस मतलब दोनों लाइनें ठीक है तो हम देखते हैं कि रीजन में लिखी हुई चीज़ क्या असर्शन वाली चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रही है। अगर कर पा रही है तो आपका आंसर हो जाएगा A। अगर नहीं कर पा रही है बट स्टिल दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट है तो आपका आंसर हो जाएगा B, ठीक है। ओके, चलिए सो क्वेश्चन देख लीजिए। असर्शन में ये बोलते हैं देयर आर इनन्यूमरेबल अपॉर्चुनिटीज दैट आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच वी फेल टू ऑब्जर्व। रीजन में ये बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स नोटिस द अपॉर्चुनिटीज फास्ट, synthesize the available information and devise it in the form of an enterprise। चलिए बताइए। असर्शन रीजन के दोनों सेंटेंसेस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं वैसे भी फ्रेम में बिल्कुल आउटर साइड पे ही खड़ी हुई हूँ, तो आप आराम से अगर चाहें तो पॉज करके भी वीडियो को अपना क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। फिर मैं इसकी हिंदी बताती हूँ आपको। ओके, सो असर्शन की हिंदी है There are innumerable opportunities that are present in our environment which we fail to observe। हमारे environment में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी सारी अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व करना से चूक जाते हैं, मतलब हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं उन्हें ढंग से। अगर हम कर ले तो हम कुछ ना कुछ बढ़िया अपने लिए एक्सट्रैक्ट करके जाए। Entrepreneurs notice the opportunities fast, synthesize available information and devise it in the form of an enterprise। जो entrepreneurs होते हैं वो opportunities को बहुत आसानी से देख लेते हैं, उस पर काम करते हैं और उसके बाद एक नया enterprise existence में ला देते हैं। तो पहले तो बताइए क्या ये दोनों sentences करेक्ट हैं या इनकरेक्ट है, और अगर करेक्ट हैं तो क्या ये रीजनिंग साथ में दे रहे हैं अपने आप की। And the correct answer of this question is option B। ये दोनों ही सेंटेंसेस अपनी अपनी बात बहुत अच्छे से कह पा रहे हैं। यस, हमारे लिए एनवायरनमेंट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो हम फेल कर जाते हैं ऑब्जर्व करने से, और एंटरप्रेन्योर्स बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ को देख लेते हैं। ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन की बात आती है तो ये रीज़न नहीं है असर्शन का। सो आंसर हमारा क्या होगा? B होगा, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। इट सेज It may be difficult to imagine a washable keyboard, but it truly does exist। अच्छा, okay। No more do you have to worry about spilled coffee, water or soda around the computer। The reform of this keyboard also helps you in getting rid of sticky keys। Identify the source of idea field being used। Natural resources, service sector related idea, creative efforts, existing products or services। अच्छा, हम ना हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं और ये सारी चीज़ें हमने वहीं पे पढ़ी थी, राइट। बताइए, ये बोलते हैं
अच्छा, आप लोगों ने वो मीम तो देखा ही होगा, बीच में बहुत फेमस हुआ था, वो छोटी सी क्लिप आई थी जिसमें वो गोपी बहू अपने पति का लैपटॉप धो रही थी, राइट? देखी होगी ना सबने। उसने एक बार बिल्कुल पानी से उसको वॉश किया, ऐसे उस पर वो किया था, उसकी बड़ी बहन ने उसको आइडिया दिया था एंड शी एक्चुअली डिड इट। अपने पति के लैपटॉप को उसने सर्फ साबुन से धो डाला था अच्छी तरीके से। सो कुछ मिलता जुलता चीज़ ही यहाँ पे है। ये बोल रहे हैं कि इट मे बी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, मतलब आपको ये डिफ़िकल्ट लग सकता है इवन इमेजिन करना कि वॉशेबल कीबोर्ड्स भी आते हैं, जो धोए जा सके ऐसे कीबोर्ड्स भी आते हैं। मैंने नहीं देखा अभी तक, ठीक है, बट एक्चुअली ये एग्जिस्टेंस में है, मतलब आज की तारीख में वॉशेबल कीबोर्ड्स हैं, ठीक है। नो मोर डू यू हैव टू वरी अबाउट स्पिल्ड कॉफ़ी। अब आपको कॉफ़ी, वाटर, सोडा जो भी आपके कंप्यूटर के आसपास होता है और वो गिर जाता है, उसके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वॉशेबल कीबोर्ड्स है तो आप आराम से धो सकते हो। और स्टिकी कीज़ भी नहीं होंगी उस पर, मतलब कुछ चिपक जैसे कुछ गिर जाता है फर्स्ट से हमारे कीबोर्ड पे अगर कुछ गिर जाता है तो वो कैसे चिपचिपा सा हो जाता है ना, उसको टच करने में भी अजीब सा लगता है, राइट? और हम धो भी नहीं पाते हैं, बट ये क्योंकि वॉशेबल है तो आप आराम से धो सकते हो। आइडेंटिफाई करना है आपको सोर्स ऑफ आइडिया फील्ड बीइंग यूज्ड। जो सोर्स ऑफ आइडिया फील्ड जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, बताइए। Is it natural resources? Is it service sector related idea? Is it creative efforts? या फिर existing products or services? And the correct answer of this question is existing products or services। मतलब already existing कुछ products थे जिनके साथ आपने कुछ ना कुछ क्या किया, हरकत किया और कुछ नया प्रोडक्ट बना दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑल टुगेदर, जैसे वो पेन ड्राइव का एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था कि पेन ड्राइव एग्जिस्टेंस में बहुत पहले से थे, लेकिन टीचर्स के लिए पेन ड्राइव्स बैंड फॉर्मेट में ले आए ताकि टीचर्स उसको अपने हाथ में आराम से पहन ले और वो गुम ना हो, राइट? तो वो क्या एग्जाम्पल था कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है एक प्रोडक्ट, लेकिन उसको एक नए तरीके से पेश किया जा रहा है दुनिया के सामने। सो यहाँ पे कीबोर्ड्स तो हमेशा होते थे, लेकिन वॉशेबल कीबोर्ड्स नहीं होते थे। तो आपने एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में कुछ क्रिएटिविटी ऐड की, कुछ इनोवेशन ऐड किया और एक मतलब सेम प्रोडक्ट ही बनाया है लेकिन कुछ न्यू फीचर्स के साथ, ठीक है। चलिए, let's move to next question. It says, if the sole proprietor fails to pay any debt, his or her property, personal property, can be used to pay off the debt. Identify the characteristic of sole proprietor. Individual ownership, individual financing, unlimited liability, sole beneficiary. बताइए। If the sole proprietor fails to pay any debts, his or her personal property can be used to pay off the debt. Identify the characteristics of sole proprietorship. Individual ownership, individual financing, unlimited liability, sole beneficiary. हिंदी बताऊं इसकी तो ये बोलते हैं कि अगर सोल प्रोप्राइटर अपने डेट्स पे नहीं कर पाता है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जब्त की जा सकती है। ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है सोल प्रोप्राइटरशिप का, बताइए। And the correct answer of this question is अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नेचर की होती है, मतलब उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। सो अगर वो अपने डेट्स नहीं पे कर पाता है सोल प्रोप्राइटर के प्रोप्राइटरशिप के, देन इन दैट सिनेरियो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी उससे छीनी जा सकती है सोल प्रोप्राइटरशिप के डेट्स को फुलफिल करने के लिए या पे ऑफ करने के लिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज, दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज द ओल्डेस्ट, simplest and most commonly used form of business organization where there is confidentiality of information on the part of the owner. Partnership, company, sole proprietorship, none of the above. बताइए, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे पुराना, सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल रहती है। रीज़न बीइंग जो ऑनर रहता है उसी के पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे सिनेरियो में ये कौन से वाला फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पता लगाना है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सोल प्रोप्राइटरशिप।
ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे पुरानी, सबसे सिंपल, सबसे इजी, सारी इन्फॉर्मेशन खुद रखने वाला बंदा रहता है वहाँ पे, वैसी रहती है। क्वेश्चन 5 अगेन असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन में ये बोलते हैं बिजनेस प्लान कैन ऑफर अ रोड मैप फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। रीजन में लिखा हुआ है बिजनेस प्लान हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर विद द मीटिंग विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स एज वांटेड बाय द गवर्नमेंट। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैं साइड में हूँ, आप चाहें तो पॉज करके आराम से रीड कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं। चलिए मैं हिंदी बता देती हूँ इसकी। इट सेज बिजनेस प्लान कैन ऑफर अ रोड मैप फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। जो बिजनेस प्लान होता है वो आपको एक रोड मैप दे सकता है नया बिजनेस शुरू करने का। रीजन में लिखा हुआ है बिजनेस प्लान हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर विद मीटिंग विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स एज वांटेड बाय द गवर्नमेंट। बिजनेस प्लान एक एंटरप्रेन्योर को मदद करता है लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में जो कि गवर्नमेंट द्वारा वांटेड होते हैं, मतलब गवर्नमेंट को चाहिए होता है कि लीगल रिक्वायरमेंट्स मीट हों। ठीक है, तो अब बताना है आपको कि दोनों सेंटेंसेस पहले तो करेक्ट हैं कि नहीं हैं, फिर बताना है कि क्या ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। बताइए, देख लीजिए एक बार अच्छे से। सिंपल क्वेश्चन है। एंड the correct answer is both A and R are true and R is the correct explanation of A. जब भी हमें कोई बिजनेस शुरू करना होता है तो हम पहले बिजनेस प्लान बनाते हैं जिसमें हम ना सिर्फ ये लिखते हैं कि हमें बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, बल्कि लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी लिखते हैं। सो यस इंडीड, ये दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट हैं और एक दूसरे को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। चलिए 6th क्वेश्चन है दिस काइंड ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी टेक्स केयर और कंज्यूमर्स हु आर क्वालिटी कॉन्शियस rather than being price conscious of consumers। ऑफ होना चाहिए यहाँ पे। This kind of pricing strategy takes care of consumers who are quality conscious rather than being price conscious। Penetration pricing, cost plus pricing, skimming, variable pricing। बताइए, क्रीमिंग, स्किमिंग या वेरिएबल प्राइसिंग, बताइए। ये वैसे आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, आई होप आपसे बन जाए। थोड़ा तुक्का मार लीजिए, पर पेपर में तुक्का नहीं मारना है, पहले बता दो, क्योंकि 50 क्वेश्चन में से 40 अटेम्प्ट करने हैं और इतने सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कॉमन सेंस के बेसिस पे हो सकता है, तो पहले उन पे जाना इंस्टेड ऑफ कि जो कॉन्सेप्ट तुमने नहीं पढ़ी होंगी और तुम उसके बारे में सोच रहे होगे, वो मत करना। चलो, दिस काइंड ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, इस तरह की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी उन कंज्यूमर्स के लिए है जो कि क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, जिनको क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है और उनको पैसे से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे ऑर्गेनिक फूड खाएंगे तो ऑर्गेनिक फूड ही खाएंगे, क्योंकि उनको क्वालिटी अच्छी चाहिए, चाहे पैसे उनको एक्स्ट्रा देने क्यों ना पड़े। सो वही चीज़ के बारे में बात हो रही है कि उन लोगों के लिए प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कौन सी वाली सबसे सही होती है। अगर आप मान लीजिए ऐसा कोई बिजनेस चला रहे हैं जिसमें आप ऐसी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो सब नहीं कंज्यूम करते, क्योंकि आपकी प्राइसिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं वो भर भर के आते हैं और लॉयल हैं वो आपके ब्रांड को लेके, तो वहाँ पे आपको एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फिक्स करनी पड़ती है। वो कौन सी वाली रहेगी, बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज स्किमिंग या फिर क्रीमिंग। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में कि क्या होता है अच्छे से। चलिए क्वेश्चन 7 है हमारा। इन द मूवी कोई मिल गया कोई मिल गया, याद है वो जादू वाली, आई गेस है ना, वही वाली है ना, हाँ। The protagonist has been shown to have a special liking for Bournvita। या वो बार बार बोलता रहता तो Bournvita पियोगी, Bournvita पियोगी। There are instances in the movie that show a jar of Bournvita placed near the main character of the movie। Identify the type of sales strategy। Core selling strategies, promotion, testimonials, product placement। बताइए। नहीं, कोई मिल गया कहाँ जादू वाली मूवी है, जादू इसमें थोड़ी ना था, या इसी में था, आई एम नॉट श्योर। चलो जो भी है, ऋतिक रोशन की है, बट ये आई एम प्रीटी श्योर ऋतिक रोशन की ये मूवी है। अच्छा ठीक है,
देख लो, शायद तो वही है, जादू वाली है। एनीवेज चलिए, इसकी हिंदी ये है कि एक मूवी थी कोई मिल गया, उसमें ना एक मतलब जो मेन बंदा है ना उसकी एक लाइकिंग दिखाई गई है बॉर्नविटा को लेके, और बहुत सारे ऐसे क्लिप्स थे जिसमें बॉर्नविटा को सामने प्लेस किया जाता था ताकि डायरेक्ट कैमरा उसे देख सके। जैसे आजकल तुम देखते होगे बहुत सारे शोज आते हैं, सीरियल्स आते हैं, राइट। अब उन सीरियल्स में कई बार वो क्या करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट होता है ना तो उसकी ऐड देते हैं, राइट। तो वो कैसे देते हैं कि उसको सामने रख देते हैं। जैसे अनुपमा सीरियल बहुत ज़्यादा देखा जाता है लोगों द्वारा, इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल ले रही हूँ। अब वो कुछ नया तेल आता है ना एग्जिस्टेंस में, मतलब कोई नया तेल लेके आया, तो अनुपमा क्या करती है, उसके किचन में बिल्कुल जो मेन वो होता है ना जहाँ से कैमरा कैप्चर कर रहा होता है, उस तेल को वहाँ पे रख दिया और उसके बारे में अपनी सासू माँ को बता रही होती है कि देखिए ये तेल में ये खूबियाँ हैं, ये है वो है वो है। तो ये एग्जैक्टली कैमरे के सामने उसे प्लेस करना एक मूवी में या एक सीरियल में, इस पर्टिकुलर चीज़ को कौन से वाली हम सेल्स स्ट्रैटेजी बोलते हैं? डू वी कॉल इट कोर सेलिंग स्ट्रैटेजीज, या फिर प्रमोशन बोलते हैं, या टेस्टिमोनियल्स बोलते हैं, या प्रोडक्ट प्लेसमेंट बोलते हैं? अब जिसने अनुपमा देखा होगा उसको पता होगा क्या बात हो रही है, लेकिन अगर आपने कोई मिल गया देखा है तो भी आपको पता होगा बॉर्नविटा वो बहुत पीता रहता था इंसान। हाँ जी बताइए। And the correct answer of this particular question is product placement, प्रोडक्ट को प्लेस करना, ठीक है। चलिए 8th क्वेश्चन है हमारा। जतिन who has completed his diploma in computers wants to do something for the young in his village. He has decided to take up a franchisee of AppTech so that he could help educate the youth in getting computer knowledge and have a better life. Which form of franchising should he opted for? Product franchisee, business opportunity, manufacturing franchisee opportunity, business franchisee opportunity, venture, business format franchisee opportunity. बताइए। Jatin, who has completed his diploma in computers, wants to do something for the youth in his village. जतिन जिसने अभी अभी कंप्यूटर्स में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है, वो अपने विलेज के यूथ के लिए कुछ करना चाहता है। तो उसने क्या किया, उसने एपटेक की फ्रेंचाइजी ले ली और सोचा क्यों ना मैं यूथ को थोड़ा सा एडुकेट करूं, कंप्यूटर नॉलेज दूं और उनको एक बेटर लाइफ मिल जाए, क्योंकि आजकल कंप्यूटर सीख लिया तो बहुत सारी चीज़ें तो हो जाती है, बहुत सारे छोटे मोटे जॉब्स आपको मिल जाती हैं अलग अलग जगह। विच फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइजिंग शुड ही ऑप्ट फॉर, इनमें से कौन से तरह की फ्रेंचाइजी उसे लेनी चाहिए? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग होती है, राइट। तो ये चारों लिखी हुई हैं, अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है। प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी, बिजनेस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी, वेंचर, बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी। बताइए बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? And the correct answer of this question is business format franchisee opportunity. ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट समझने के लिए कॉन्सेप्ट वाली वीडियो पे जाएंगे अपन। क्वेश्चन 9th है, in September 2009, Irina Rosenfeld, CEO of Kraft Foods Inc., publicly announced her intention to acquire Britain's top confectionery company Cadbury PLC. Kraft offered $16.3 billion for the maker of dairy milk chocolate, a deal rejected by Sir Roger Carr, Cadbury's chairperson. Carr's defense team labeled Kraft's offer unattractive, unwanted, and undervalued. The government even stepped into the fray. The United Kingdom's business secretary, Lord Mandelson, said the government would oppose any offer that did not grant the famed British confectioner the respect it was due. Kraft was undeterred and increased its offer in 2010 to about $19.6 billion. Okay. Eventually, Cadbury relented, and in March 2010, the two companies finalized the takeover. From the above report, identify the type of acquisition that took place. Okay. चलिए बताइए क्या होगा आंसर? इन्होंने थोड़ा सा ना नाम बाहर वाले इस्तेमाल किए हैं, कॉन्सेप्ट मतलब एग्जाम्पल बाहर वाला दिया है, थोड़ा सा आपको इंटेंस बनाने के लिए आपकी केस स्टडी को, ठीक है। चलिए बताइए क्या है आपका पूरा ये से, और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि किस तरह का एक्विजिशन है, फ्रेंडली है, रिवर्स है, बैकफ्लिप है, हॉस्टाइल है। और ये देखो ये है तुम्हारा केस, देखो एक बार आराम से, फिर मैं इसकी हिंदी बताती हूँ आप लोगों को।
ओके, सो 2009 सितंबर में क्राफ्ट फूड्स का जो सीईओ था उसने पब्लिकली अनाउंस किया उनका इंटेंशन कि वो एक टॉप कन्फेक्शनरी कंपनी कैडबरी को खरीदना चाहते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं एक्चुअली, ठीक है। वो उन्हें एक्वायर करना चाहते हैं, कितने, उसमें 16.3 बिलियन डॉलर्स में, ठीक है। पर ये डील डेयरी मिल्क चॉकलेट कंपनी वालों को पसंद नहीं आई, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कितनी अनअट्रैक्टिव, बेकार की, अंडरवैल्यूड वो है ये डील। और इवन जो गवर्नमेंट थी वो भी बीच में आ गई, उन्होंने भी बोला कि जब तक भैया उनको सही दाम नहीं दोगे वो नहीं अपनी कंपनी को एक्वायर करने देंगे, ठीक है। अब क्राफ्ट ने क्या किया, 2010 में डील का अमाउंट बढ़ा दिया, 19.6 बिलियन कर दिया। इवेंचुअली पहले तो नहीं मान रहे थे कैडबरी वाले, लेकिन मार्च 2010 में दोनों कंपनीज ने फाइनलाइज कर दिया टेक ओवर। और रिपोर्ट फ्रॉम द अबव रिपोर्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एक्विजिशन, ऊपर वाली रिपोर्ट के बेसिस पे बताइए कौन से वाला एक्विजिशन का तरीका था। सो पहले नहीं बेच रहे थे, दाम कम लग रहा था, डील अट्रैक्टिव लग रही थी और अनवांटेड भी लग रही थी, वेरस बाद में उन्होंने हथियार त्याग दिए और दे दिया कि हाँ कर लो तुम एक्वायर। नाउ यू हैव टू टेल व्हिच काइंड ऑफ एक्विजिशन इज इट। Is it friendly acquisition? Is it hostile acquisition? Is it reverse acquisition? या फिर backflip acquisition? बताइए। And the correct answer of this question is hostile acquisition। पहले वो नहीं मान रहे थे, ज़बरदस्ती बार बार उनके पीछे पड़ के उन्होंने क्या किया, उनकी मर्जी के बिना उनको एक्वायर करने के बारे में सोचा। ओके, 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरिंग कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ स्टोर स्टाफ। अच्छा अब देखना, ये वाला क्वेश्चन माइट भी आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ी होगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? किसी भी चीज़ को अपने पास रखने की कॉस्ट जो होती है, राइट। अब उसमें क्या चीज़ इंक्लूडेड नहीं होगी? कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ स्टोर स्टाफ। बताइए बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? And the correct answer of this question is cost of transportation। भैया ट्रांसपोर्टेशन से आप उस चीज़ को कहीं से कहीं पे ला रहे हो, अपने पास रख नहीं रहे हो। जबकि स्टोरेज स्पेस का जो कॉस्ट होगा वो तो भैया ऑब्वियसली, तुम मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मुझे एक वेयर हाउस में रखना है, तो वो स्टोरेज स्पेस का जो खर्चा होगा वो क्या है? वेयर हाउस का खर्चा, वो मेरा कहलाया जाएगा कैरिंग कॉस्ट। उसके अलावा ऑब्वियसली सामान खराब हो सकता है, जल सकता है, बेकार हो सकता है, तो मुझे इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, अगेन ये भी स्टोर करने के लिए ही है चीज़ों को। उसके बाद स्टोर स्टाफ, मतलब सिक्योरिटी गार्ड वगैरह अगर मैं रखूँगी या फिर अरेंजमेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए मैं किसी इंसान को रखूँगी, उसको सैलरी दे रही होंगी, तो वो भी अगेन क्या होगा? चीज़ों को कैरी करने का, चीज़ों को अपने पास रखने का, स्टोर करने का ही तो कॉस्ट हुआ ना। बट ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट तो वो इधर से उधर लाने वाली चीज़ हुई ना, तो वो कैसे हमारा कैरिंग कॉस्ट का पार्ट हो सकती है? सो आंसर विल बी सी। चलिए 11th क्वेश्चन है, बाय ऑफरिंग शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉयज हाउ डज अ कंपनी बेनिफिट? It gets higher efficiency from its employees. There will be low employee turnover. There is a good relationship shared between management and the employees. All of the above. बताइए बताइए क्या होगा correct answer? क्वेश्चन 11th है, बाय ऑफरिंग शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉयज हाउ डज अ कंपनी बेनिफिट? अपने शेयर्स जो कंपनी के होते हैं एम्प्लॉयज़ को ऑफर करके कंपनी को क्या फ़ायदा होता है? इट गेट्स हायर एफिशिएंसी फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयज़, there will be low employee turnover, there is a good relationship shared between management and the employees, all of the above। बताइए। एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एम्प्लॉय का टर्नओवर कम हो जाएगा। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? आना जाना, मतलब एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, नए पुराने छोड़ के जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, पुराने छोड़ के जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड टर्नओवर, ठीक है। और साथ ही साथ गुड रिलेशनशिप मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में डेवलप होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताओ। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे
एम्प्लॉयज़ को अगर हम शेयर्स देते हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि आपने उनको शेयर्स थोड़े कम प्राइस में दिए होंगे, उनको ऑनरशिप वाली फीलिंग आने लग जाएगी शेयर्स लेते ही, तो ऑब्वियसली उनकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगी। अब तुम मुझे बताओ, मैग्नेट ब्रेन्स वाले अगर मुझे रिवॉर्ड देना शुरू कर दे हर महीने, तो मैं थोड़ा सा लाइक सिंसेयर हो जाऊँगी। मतलब मैं अभी भी सिंसेयर हूँ, लेकिन मैं और ज़्यादा सिंसेयर हो जाऊँगी, मैं और ज़्यादा डेडिकेशन से काम करूँगी, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, राइट? क्यों? क्योंकि मेरे को एक सेंस ऑफ वो आ गया ना कि सामने वाला एक्नॉलेज कर रहा है आपके एफर्ट्स को। तो शेयर्स मिलने से एम्प्लॉयज़ को यही तो फीलिंग आएगी कि भैया सामने वाला एक्नॉलेज कर रहा है तुम्हारे एफर्ट्स को, तो वो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, चलिए 12th क्वेश्चन है, दिस फंडिंग अलाउज द एंटरप्रेन्योर टू एक्सप्लोर द बिजनेस आइडिया एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ वायबल प्रोडक्ट और सर्विस दैट फर्दर अट्रैक्ट्स वेंचर कैपिटलिस्ट। इनिशियल कैपिटल फाइनेंस, सीड कैपिटल फाइनेंस, रूट कैपिटल फाइनेंस, स्टेम कैपिटल फाइनेंस। ये क्वेश्चन इनिशियल मॉक्स में आ चुका है, फर्स्ट या सेकेंड मॉक में आ चुका है ऑलरेडी। आई होप आपको इसका आंसर पता हो। मतलब डिफरेंट फॉर्मेट से पूछा गया था क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम थी। This funding allows the entrepreneur to explore the business idea and transform it into a viable product or service that further attracts venture capitalists. बताइए, बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का? इनिशियल कैपिटल फाइनेंस, सीड कैपिटल फाइनेंस, रूट कैपिटल फाइनेंस, स्टेम कैपिटल फाइनेंस। बताइए, ये फंडिंग अलाउ करती है एंटरप्रेन्योर को बिजनेस आइडिया को एक्सप्लोर करने में और उसे वायबल प्रोडक्ट और सर्विस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। दैट फर्दर अट्रैक्ट्स वेंचर कैपिटलिस्ट, जिसकी वजह से वेंचर कैपिटलिस्ट भी अट्रैक्ट होते हैं। इस फाइनेंस को हम क्या बोलते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज सीड कैपिटल फाइनेंस बोलते हैं हम इसे। चलिए क्वेश्चन 13 है हमारा, 13 है, Mr. Sanjay Singh, a food inspector at the Uttar Pradesh government's Food Safety and Drug Administration, was the one who spotted the label that claimed no added MSG. अच्छा, इसमें बहुत पंगा हुआ था। इफ यू रिमेंबर, देयर वाज अ टाइम मैगी जो सबके घरों में इतनी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करती थी, हॉस्टल्स में तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करती थी, हर हॉस्टल में रहने वाले बच्चे की तो जान हुआ करती थी मैगी। तो देयर वाज दिस फेस जब MSG को लेके मैगी की पे बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगी थी, बहुत अलग अलग चीज़ें चली थी और पूरे मार्केट से मैगी के पैकेट्स वापस बुलवा लिए गए थे और उसके बाद करेक्शन करके फिर से लॉन्च हुआ है मैगी दोबारा से। मतलब आई रिमेंबर उस टाइम पे इतने मीम्स चलते थे इंस्टाग्राम पे रिलेटेड टू मैगी, और जितने हॉस्टल में जिन्होंने भी कभी लाइफ में हॉस्टल का एक्सपीरियंस लिया हो, अकेले रहने का एक्सपीरियंस लिया हो, दे वर लिटरली क्राइंग। आई नो अ पर्सन, लाइक देयर वाज दिस क्लासमेट ऑफ माइन इन स्कूल, भाई वो तो लिटरली शी लिटरली क्राइड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो मैगी की इतनी हार्डकोर फैन थी। वो हर दिन मैगी खाती थी, नो मैटर, मतलब अच्छे घर से थी, सब कुछ अच्छा था, मतलब घर में ही रहती थी, हॉस्टल में भी नहीं रहती थी, बट दिन मैगी उसकी जान हुआ करती थी और मैगी तो वो खाती थी हर दिन। बट स्टिल जब ये हुआ इंसिडेंट, वो एक्चुअली रोई थी। जैसे शीन एक बार बंद हो गया था, अभी भी बंद ही है आई गेस, तो लड़कियाँ कितना रोई थी उस टाइम पे, असली के आंसू निकल रहे थे उन लोगों के, वैसे ही मैगी के टाइम पे हुआ था। सो ये MSG वाली चीज़ थी। ऑन द ब्राइट येलो पैकेट्स ऑफ द मैगी noodles on March 2014 during his routine raids on retail outlets. It was found that the product was not suitable for consumption and was not complying to the safety standards. Identify the factor of the macro environment: political, legal, social, economic. बताइए, बताइए क्या होगा correct answer of this question? ओके, सो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज कि जो MSG वाली चीज़ थी वो एक नॉर्मल रूटीन जो फूड इंस्पेक्टर्स के जो रूटीन रेड्स होते हैं ना, उसमें उनको मिली थी, जिसके बाद मैगी के बारे में पता लगा कि ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा MSG ऐड होती है। वैसे तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, चाइनीज़ पीपल अपने नॉर्मल खाने में MSG ऐड करके खाते हैं, कोरियन पीपल फॉर दैट मैटर, इवन टू एन एक्सटेंट जापानीज़ पीपल भी MSG ऐड करते हैं। लाइक मैं एक लड़की को फॉलो करती हूँ ऑन दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो कि वो बनाती है, वो वीडियोस बनाती है जिसमें बल्क में खाना खाते हैं ना, क्या बोलते हैं उस कॉन्सेप्ट को,
मैं नाम भूल रही हूँ, देयर इज़ दिस कॉन्सेप्ट जिसमें कोरियंस ने शुरू की थी एक कॉन्सेप्ट जिसमें वो बल्क में खाना रखते हैं अपने सामने और वो उसे खाते हैं, ठीक है। तो ये लड़की क्या करती है, पहले खाना बनाती है प्रॉपर, मतलब फास्ट बनाएगी, आपको दिखा देगी एक कि ऐसे ऐसे मैंने ये ऐड किया, और फिर बैठ के खाती है पूरा का पूरा खाना, और इतना सारा खाना खाती है वो लिटरली, बट बिल्कुल पतली सी है, ठीक है। अब वो खाती है ना, तो वो यूजुअली जो अपना खाना प्रिपेयर करी होती है ना, उसमें उसके पास MSG का एक डब्बा रहता है, वो उसमें डालती है, मतलब इतना भर भर के डालती है। तो ये लोग खाते हैं, इनके लिए नॉर्मल है, बट इंडिया में ऐसा हुआ था कि MSG इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो हम बंद करना चाहते थे उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जा रहा था, उनको कंप्लाई नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे आपको बताना है मैक्रो एनवायरनमेंट का कौन से वाला फैक्टर मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इज इट लाइक पॉलिटिकल, इज इट लाइक लीगल, सोशल, इकोनॉमिक, बताइए। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लीगल। क्यों? क्योंकि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मतलब कुछ लेवल सेट किए हुए थे, कुछ रूल्स रेगुलेशन बने हुए थे कंट्री में, आपने उसे फॉलो नहीं किया, आप उस पर खरे नहीं उतर पा रहे थे, तो क्या कौन सी चीज़ इंक्लूड होगी यहाँ पे? लीगल सिनेरियो इंक्लूड होगा। चलिए 14th क्वेश्चन है, डैश इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन? इनोवेशन, इन्वेंशन, क्रिएटिविटी, नन ऑफ द अबव। फर्स्ट स्टेज ऑफ इनोवेशन क्या होता है, बताइए। And the correct answer of this question is creativity. Creativity वो first stage है जिससे हमारी innovation की process start होती है। चलिए let's move to next question. Question number 15. It says manufacturing done with both public and private partnership is called free market economy, collectivist economy, mixed market economy या फिर central economy. Manufacturing done with both public and private partnership. बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो ये कौन सी इकोनॉमी का पार्ट माना जाता है, बताइए। ये तो बहुत सिंपल है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी। ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, राइट। चलिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप अ बैंकिंग सर्विस इज 2, 20, 7, 50, बताइए। Maximum number of partners required for setting up of banking service. Maximum की बात हो रही है यहाँ पे, minimum की नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा। Maximum की बात हो रही है, maximum number of partners जो required होंगे बैंकिंग सर्विस सेटल करने के लिए, सेट करने के लिए, वो कितने होंगे? 2, 20, 7 या 50, बताइए। And the correct answer is 50, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये जो लिमिट्स वाली चीज़ें होती हैं ना, ये चेंज होती रहती है, तो एक बार पेपर से पहले थोड़ा सा देख लेना अपडेटेड वाला कौन सा होगा, ठीक है। 17th क्वेश्चन है, अमन्स कंपनी नेम इज अमन लिमिटेड, द कंपनी हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, it can invite the public to subscribe for its shares, debentures and public deposits. Identify the form of company that Aman has. Private company, public company, government company, none of the above. बताइए। Aman's company name is Aman Limited. The company has no restriction on transfer of shares. It can invite the public to subscribe for its shares, debentures and public deposits. Identify the form of public company that Aman has. Private company, public company, government company, none of the above. अमन का कंपनी का नाम है अमन लिमिटेड, कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है शेयर ट्रांसफ़र करने पे, वो लोगों को इनवाइट कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, उनके शेयर्स, डिबेंचर्स या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स ले सकते हैं लोगों से। तो आपको पता लगाना है यहाँ पे अमन की कौन सी तरह की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, या इनमें से कोई भी नहीं है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पब्लिक कंपनी, क्योंकि देखो वो लोगों से पैसे भी ले सकते हैं शेयर्स बेच के, वो लोगों से पब्लिक डिपॉजिट्स भी ले सकते हैं, वो लोगों से डिबेंचर्स उनको बेच के पैसे अगेन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो फ्रीडम है वो किसको मिलती है? पब्लिक कंपनी को मिलती है। प्राइवेट कंपनी लोगों को इन्वाइट नहीं कर सकता शेयर्स लेने के लिए, राइट। और गवर्नमेंट कंपनी के तो अपने अलग ही वो चलते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट का स्टेक होना चाहिए। सो आंसर क्या होगा? पब्लिक कंपनी। 18th क्वेश्चन है, with the recent incidents of electric bikes catching fire while being charged has caused immense concern for the government.
Rohit has designed a battery for these bikes that could charge through solar energy, thus reducing the chances of bikes catching fire. He put his idea in front of the potential investors in the form of an entertaining slideshow and an oral narration. An executive summary for his proposed venture was also presented, along with a few graphs. Identified the format of the public plan used by Rohit. Elevator pitch, a pitch deck with oral narratives, a written presentation for external stakeholders, and internal operational plan. बताइए। वैसे ही बहुत हो रहा है, ये बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं। अभी उस दिन मैंने देखा था नोएडा या गुरुग्राम में एक पूरी वो नहीं होता कैरियर वाली व्हीकल होती है जिसके अंदर अपन बहुत सारा सामान या बहुत सारी चीज़ें रख के ले जा सकते हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट 20-25 ईवी बाइक्स थी, स्कूटीज़ और बाइक्स का कॉम्बिनेशन, और सारी जल गई। मतलब एक में आग लगी जिसकी वजह से फट 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 होते होते पूरा व्हीकल जल गया था और पूरे ऐसे रोड पे बिल्कुल ऐसा धुआं धुआं हो गया था। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के साथ अभी प्रॉब्लम जा रही है। सी, ये नई एक टेक्नोलॉजी आ तो गई है विच इज़ अच्छी ऑल्सो टू एन एक्सटेंट, बट द थिंग इज़ कि अभी वो 100% सेफ नहीं है। तो हमारे घर में भी कोई सोच रहा था, हमारे परिवार में भी somebody was thinking of buying an EV vehicle, but we all said कि अभी it's just better to wait, अभी और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी, अपग्रेड होगी, उसके बाद लेने का मतलब बनता है, बिकॉज अभी तो इट्स वेरी रिस्की, कहीं पे भी जल जाती है। जैसे नैनो के साथ हो रहा था, एक टाइम आया था ना, नैनो मतलब खड़े खड़े जल जाती थी, कुछ भी हो जाता था। नैनो के साथ अलग ही केस चल रहा था, तो उस टाइम पे लोगों ने नैनो गाड़ी खरीदना बहुत कम कर दिया था। वैसा ही ईवी व्हीकल्स के साथ है, बाइक्स और उसके साथ है। सो बेसिकली यहाँ पे यही केस स्टडी है कि रीसेंट इंसिडेंट्स इलेक्ट्रिक बाइक्स में जो देखे गए हैं कि वो फायर कैच कर लेती है, उसकी वजह से बहुत कंसर्न आ गया है गवर्नमेंट पे। और रोहित नाम का एक लड़का है जिसने एक बैटरी डिज़ाइन की है जो कि सोलर एनर्जी से चलती है, मतलब उससे पावर गेन करती है। तो he put his idea in front of the potential investors, उसने potential investors के सामने अपना ये आइडिया रखा in form of an entertaining slideshow और oral narration के फॉर्मेट में। An executive summary of his proposed venture was also presented among with a few graphs. Identify the format of the business plan used by Rohit. आपको यहाँ पे बताना है कि रोहित ने कौन से वाला बिजनेस प्लान इस्तेमाल किया है। Elevator pitch, a pitch deck with oral narratives, a written presentation for external stakeholders and internal operational plan. बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। आई होप आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन। And the correct answer of this question is a pitch deck with oral narrative. ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है। चलिए 19th क्वेश्चन है, assertion reason वाला क्वेश्चन। It says the labeling on a product is like a quiet salesperson. रीजन में ही लिखते हैं it helps in the description of the product and also gives precise information of the contents. चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके सामने, पता लगाइए क्या होगा इसका आंसर। लेबलिंग ऑन अ प्रोडक्ट इज लाइक अ क्वाइट सेल्स पर्सन। जो लेबलिंग होती है प्रोडक्ट पे, जो लिखा होता है प्रोडक्ट पे, वो काइंड ऑफ एक सेल्स पर्सन का काम करता है, एक म्यूट सेल्स पर्सन का काम करता है, जो बोलता नहीं है लेकिन इन्फॉर्मेशन सारी दे देता है। इट हेल्प्स इन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑल्सो गिव्स प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टेंट। ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी दे देता है और इन्फॉर्मेशन भी दे देता है कॉन्टेंट्स का प्रिसाइज वे में। चलिए बताइए अब क्या है करेक्ट आंसर। And the correct answer of this question is both A and R are true and R is the correct explanation of A. मैंने ना अभी explanation में ही जब I was telling you कि labeling ऐसा काम कर देता तो मैंने by default बोल दिया था कि क्या बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। तो वो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपको वहीं से समझ जाना चाहिए था। बट एनीवेज ये बिल्कुल रीज़न प्रॉपर दे रहा है, इसलिए A will be the correct answer. 28th question. This type of sales strategy gives the business freedom to spread its business to wider geographical market and sell its products to a larger number of customers. Direct sales strategy, indirect sales strategy, both A and B, neither A and B.
This types of sales strategy gives the business freedom to spread its business to wider geographical market and sell its product to a larger number of customers. ये sales strategy basically business को freedom देती है कि वो लंबे बड़े वाइडर जियोग्राफिकल मार्केट तक स्प्रेड कर सके अपने बिजनेस को और अपने प्रोडक्ट्स को लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स तक पहुंचा सके. डायरेक्ट सेल्स स्ट्रैटेजी, इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रैटेजी, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी. बताइए. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ ए एंड बी, दोनों की तरह की. क्वेश्चन 21 है असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन. असर्शन में लिखा हुआ है थ्रू द लाइन approach refers to a promotional strategy involving both above and below the line approaches. Reason में लिखा हुआ है this is done because one form of advertising points the target to another form of advertising, thereby crossing the line. In the context of the two statements, choose the correct option. चलिए बताइए. बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर. हाँ जी बताइए. असर्शन और रीजन लिखे हुए हैं, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा. And the correct answer of this question is both A and R are true and R is the correct explanation of A. But ये चीज़ आपको समझ तब आएगी जब आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखेंगे. ठीक है. For the time being, I'm skipping it. Question 22 है this type of franchisee is most common in the food and beverage industry. Business format franchisee opportunity, business franchisee opportunity, venture, manufacturing franchisee opportunity, product franchisee, business opportunity. बताइए. बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर. This type of franchisee is most common in the food and beverage industry. Business format franchisee opportunity, business franchisee opportunity, venture, manufacturing franchisee opportunity, product franchisee, business opportunity. And इसकी हिंदी बता देती हूँ. फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में कौन से टाइप की फ्रेंचाइजी मोस्ट कॉमन तरीके से पाई जाती है. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी. ये टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजी एक चैप्टर में कवर किया गया है आपका. 23rd क्वेश्चन है कंपनी ए वॉज मर्ज्ड इनटू कंपनी बी लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बी. आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ मर्जर. एब्जॉर्प्शन, अमैल्गमेशन, एक्युमुलेशन, नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा ध्यान से. हिंट दे रही हूं मैं आपको. कंपनी ए वॉज मर्ज्ड विथ कंपनी बी लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बी. आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ मर्जर. And the correct answer of this question is absorption. यहाँ क्या लिखा हुआ है. कंपनी ए was merged with कंपनी बी फॉर्मिंग कंपनी बी. मतलब कंपनी बी ने क्या किया, इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया. ठीक है, मतलब बी ने ए को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया. 24th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्विजिशन. फ्रेंडली एक्विजिशन, रिवर्स एक्विजिशन, बैकफ्लिप एक्विजिशन या फिर हॉस्टाइल एक्विजिशन. आपको पता लगाना है सबसे ज़्यादा मोस्ट रेयर, ओके मोस्ट कॉमन नहीं, मोस्ट रेयर, सबसे ज़्यादा रेयर फॉर्म ऑफ एक्विजिशन में से कौन सा है. कॉमन नहीं पूछा, मेरे ख्याल से मैंने रीड करते वक्त कॉमन रीड कर दिया था, बट इट्स रेयर, मतलब सबसे कम पाए जाने वाला एक्विजिशन टाइप. बताइए फ्रेंडली एक्विजिशन होगा, रिवर्स एक्विजिशन होगा, बैकफ्लिप होगा या फिर हॉस्टाइल होगा. बताओ. And the correct answer of this question is backflip. Backflip सबसे कम पाया जाता है acquisition के मामले में. 25th question है this form of synergy arises due to greater pricing power and higher margins resulting from greater market share and lower competition. Operating synergy, financial synergy, both A and B, neither A nor B. बोलिए. This form of synergy arises due to greater pricing power and higher margins resulting from greater market share and lower competition. इस तरह की सिनर्जी राइज होती है ग्रेटर प्राइसिंग पावर होने के कारण और हाई मार्जिन्स होने के कारण
क्यों? क्योंकि मार्केट में आपका शेयर अच्छा खासा होता है और आपका कंपटीशन बहुत कम होता है, जिसके कारण आप अपने अकॉर्डिंग प्राइसिंग रख सकते हैं। ये कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी सिनर्जी है? ऑपरेटिंग या फिर फाइनेंशियल, या इनमें से दोनों ही नहीं, या इनमें से दोनों ही? And the correct answer is operating synergy. Okay, that is the synergy जिसकी वजह से greater pricing हो पाती है higher margins के साथ। 26th question है, from the following options given, identify the option that is not a current asset. Not a current asset, ऐसे वर्ड्स को पहले ही हाईलाइट कर लिया कीजिए। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं ना, सबसे पहले ऐसे हाईलाइटिंग वर्ड्स ही ढूंढा करो कि भैया इसको पहचान लिया ना तो ही क्वेश्चन सही हो पाएगा। अगर इसको नॉट की जगह आपने उल्टा पढ़ लिया या फिर ये पढ़ लिया कि इनमें से बताओ करंट असेट कौन सा, तो आंसर बिल्कुल अपोजिट आएगा। सो आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स तो जिनके ऊपर पूरा क्वेश्चन बेस्ड है अच्छे से पढ़ने हैं। कैश इन हैंड, वर्क इन प्रोग्रेस, क्रेडिटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। बोलिए। From the following options given, identify the option that is not a current asset. वो ऑप्शन पता लगाइए जो कि करंट असेट नहीं है। कैश इन हैंड, वर्क इन प्रोग्रेस, क्रेडिटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। एंड द करेक्ट आंसर इज क्रेडिटर्स। नाम पढ़ के ही समझ में आ रहा था, बाकी सारी चीज़ें आपने अकाउंट्स में पढ़ी होंगी, राइट? आपको बताना था इनमें से कौन सा करंट असेट नहीं है, ठीक है? ओके, 27th क्वेश्चन है assertion or reason wala. It says capital markets are the most important source of raising finance for the entrepreneurs. Reason में लिखा हुआ है funds in the capital market are raised through both debt and equity. बताइए। assertion में लिखा है capital markets are the most important source of raising finance for entrepreneurs. reason में क्या लिखा है? Funds in capital market are raised through both debt and equity. हिंदी अगर बताऊं तो it says कैपिटल मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है फाइनेंस रेज करने का एंटरप्रेन्योर्स के लिए। रीजन में बोलते हैं कि भैया कैपिटल मार्केट में आप डेट और इक्विटी दोनों से ही फंड्स रेज कर सकते हो। अब आपको बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। अगर करेक्ट है तो ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, बताइए। And the correct answer is both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. ये बोल रहे हैं दोनों सेंटेंसेस सही हैं। Yes, indeed, कैपिटल मार्केट से हम डेट और इक्विटी दोनों ही रेज कर सकते हैं और कैपिटल मार्केट सबसे सही तरीका भी होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनेशन तो ये एक दूसरे के साथ वो एक्सप्लेनेशन वाला कनेक्ट नहीं बिठा पा रही हैं, ठीक है? सो B will be the correct answer. 28th question है, Mr. Rajat has a plot of land in the heart of North Campus. He is planning to construct a building which would accommodate students coming from other parts of the country to study in Delhi University. आज ही किसी बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि मैम मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, CUET का प्लीज़ थोड़ा सा वो करो, ब्लेस करो कि वहाँ एडमिशन हो जाए। तो ध्यान दीजिए, CUET में अगर अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छी रैंक आ गई तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन हो सकता है, ठीक है? Okay, so he knows that his idea will work because the students require accommodation close to their college. Which of the following should he ensure before opting for this opportunity? Exploring new markets, good market for the services, bring new products in the market, apply new methods of production. बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। केस बेस्ड क्वेश्चन है ये, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर रजत ने एक प्लॉट ऑफ लैंड नॉर्थ कैंपस के हार्ट में लिया है, मतलब बिल्कुल बीचों बीच लिया है, ठीक है? सही लोकेशन पे, प्राइम लोकेशन पे। वैसे तो हार्ट बॉडी में बीचों बीच नहीं होता, साइड में होता है, बट देन जब बोला जाता है हार्ट ऑफ नॉर्थ कैंपस मतलब सबसे बढ़िया जगह। ही इज़ प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, वो प्लान कर रहे हैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने की ताकि वो स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सके जो कि बाकी सारे पार्ट से आते हैं दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। He knows that his idea will work because the students require accommodation. उसको पता है उनका आइडिया वर्क करेगा क्योंकि स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली जब वो बाहर से आते हैं तो अकोमोडेशन तो चाहिए होती है, और कहाँ चाहिए होती है? कॉलेज के बिल्कुल आसपास चाहिए होती है। भाई अब तुम खुद ही सोच के देखो, अगर तुम्हें कहीं कॉलेज ज्वाइन करना हो या फिर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना हो, व्हाट विल यू प्रेफर? कि तुम पास में ही रहो ताकि
सुबह जल्दी उठ के और तैयार व्यार होके बहुत टाइम तुम्हें ट्रैवलिंग में ना वेस्ट करना पड़े, मैं तो प्रेफर करती हूँ। लाइक अगर मैग्नेट ब्रेन्स की बात करें तो मैग्नेट ब्रेन्स हार्डली मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है 1.5 किलोमीटर्स, तो मेरे को बड़ा सही लगता है, क्योंकि बिल्कुल जिस टाइम पे मेरी यहाँ पे ड्यूटी होती है मैं 10 मिनट या 5 मिनट पहले निकलती हूँ और मैं टाइम पे पहुँच जाती हूँ। और कुछ टीचर्स हैं जो आधे घंटे की डिस्टेंस से आते हैं या फिर 45 मिनट्स के डिस्टेंस से आते हैं, उनको देख के मुझे ऐसे लगता है अरे यार मेरा कितना सही है ना, टच वुड, कि मैं बिल्कुल पास में रहती हूँ। तो ऐसा ही होता है, हर एक बच्चा या हर एक इंसान प्रेफर करता है कि वो अपने वर्क प्लेस से या फिर अपने इंस्टीट्यूट, अपने एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल पास रहे, ताकि उसको ज़्यादा टाइम ट्रैवलिंग में ना वो करना पड़े, वेस्ट ना करना पड़े। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंश्योर बिफोर ऑप्टिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे रजत जी को कौन से वाली चीज़ को पहले इंश्योर करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से? क्या चीज़ इंश्योर करनी चाहिए? एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स, गुड मार्केट फॉर द सर्विसेज, ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, अप्लाई न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। बताओ। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी स्पॉट करते हैं, दो बहुत मेन चीज़ होती हैं जो हमें पहले करनी चाहिए, उसके बेसिस पे बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गुड मार्केट फॉर द सर्विस। पहली चीज़ तो ये देखी जाती है मार्केट प्रॉपर है भी कि नहीं है। दूसरी चीज़ देखी जाती है कि भैया जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो अच्छा है, आपके इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को कवर कर देगा कि नहीं करेगा। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन दोनों में से कौन सी वाली यहाँ पे लिखी हुई है? सिर्फ चेक के फर्स्ट वाली लिखी हुई है, गुड मार्केट फॉर द सर्विस, तो हम वही टिक कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है। सो रजत जी को कुछ भी अपॉर्चुनिटी को एक्चुअली एग्जीक्यूशन में लाने से पहले इस चीज़ को इंश्योर कर लेना चाहिए। सिर्फ दिमाग में ख्याली पुलाव पुलाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। 29th क्वेश्चन है, विष्णु हैज कैरिड ऑन हिज फादर्स बिजनेस ऑफ पॉटरी even though there is not much of a profit. It is government that needs to revive this business and see to the welfare of the potters. What source of idea field is pottery business? Existing product or service, natural resource, trading related, service sector. ये काफ़ी हद तक ना मेरा भी मानना है कि गवर्नमेंट को नहीं तो किसी ना किसी को ना मतलब इनिशिएटिव लेना चाहिए पॉटरी को दोबारा से लाइमलाइट में लाने के लिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्रेव करते हैं पॉटरी सीखने के लिए, बट इट्स जस्ट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। लाइक 2 years बैक कोविड आने के पहले मैं खुद पॉटरी क्लासेस ढूंढ रही थी भोपाल में, और मुझे बहुत ही लिमिटेड चॉइस मिल रही थी। लाइक एक आधी पॉटरी क्लासेस थी, वहाँ पे भी मैंने जब कोर्स के बारे में पूछा तो शी वॉज अ प्रोफेशनल, और उनके पास वो मशीन्स भी रहती हैं जो आपके मतलब प्रोडक्ट को फिर गर्म कर देती हैं ताकि वो हमेशा के लिए सही रहे। तो वो 60,000 समथिंग बता रही थी प्राइस उस कोर्स का, जो कि 3 महीने का था हार्डली। तो मुझे ऐसा लगा यार इतना पैसा तो नहीं खर्च कर पाएंगे, लेकिन अगर यही चीज़ हम लोकल उनसे सीखते, आर्टिजन से, लोकल जो भी पॉटर्स रहते हैं, पॉटरी करने वाले रहते हैं, उनसे सीखते, तो वो हमें हार्डली कुछ पैसे लेते और वो सिखा देते। तो गवर्नमेंट को ऐसा कुछ स्कीम लाना चाहिए कि इनको थोड़ा सा प्रोफेशनल उस तरीके से ले आएँ, या फिर इंस्टीट्यूशंस बना दिए चाहे स्पेशली फॉर दीज थिंग्स लाइक पॉटरी वगैरह स्किल वाली चीज़ें सिखाएं। वहाँ पे उन लोगों को थोड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी, विद दैट नए लोग सीखेंगे तो वो उसका अलग अलग इस्तेमाल भी कर पाएंगे, क्रिएटिव यूज़। जैसे आप देखें तो आजकल स्किल्स को यूज़ करते हुए कितने सारे लोगों ने कितने इनोवेटिव बिजनेसेस खोल लिए हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ी सी अपन को ऐसी चीज़ की ज़रूरत है। दो अभी मैंने देखा इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे एरियाज़ में जा रहे हैं जहाँ पे लोग मटके वगैरह बनाते हैं, उनकी वीडियोस बना के ला रहे हैं और वो वीडियोस ट्रेंड कर रही हैं इंस्टाग्राम पे। बट वही है कि उससे उनको कोई फ़ायदा एज सच अभी नहीं पहुँच पा रहा है। चलिए, विष्णु हैज़ कैरिड ऑन हिज फादर्स बिजनेस ऑफ पॉटरी। विष्णु ने अपने पापा का बिजनेस पॉटरी का क्या किया है, ले लिया है, मतलब उस पर ही अपना काम करना शुरू कर दिया है, जबकि उसे पता है कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर बिजनेस को रिवाइव करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि पॉटर्स का वेलफेयर हो। व्हाट सोर्स ऑफ आइडिया फील्ड इज़ द पॉटरी बिजनेस। ये कौन से सोर्स का आइडिया, मतलब आइडिया फील्ड क्या है यहाँ पे बताओ। ये तुमने चैप्टर पढ़ा हुआ है, चैप्टर 1 का पार्ट है। And the correct answer of this question is natural resource. पॉटरी किससे की जाती है? मिट्टी से की जाती है। मिट्टी कहाँ से आती है? नेचुरल रिसोर्स है मिट्टी। सो आंसर क्या होगा हमारा? बी। चलिए, 30th क्वेश्चन है हमारा, इन दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर एग्जिस्ट सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, नन ऑफ द अबव।
बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। और जितना आपने देखा होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस से पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को तो वैसे ही आपको पहले से ही अच्छे से पता होगा क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ चुके हो 11th क्लास में, बट फिर भी एक बार और अच्छे से देख के चले जाना, ठीक है। In which form of business organization there exists separation between ownership and management? Management और ownership किस में different होती है? And the correct answer is company. चलो अब मैं ना बहुत टाइम हो गया तुमसे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा, तो लेट मी आस्क यू पीपल एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका ये है कि यहाँ बोला गया है कि कंपनी में ऑनरशिप और मैनेजमेंट डिफरेंट डिफरेंट हाथों में रहती है। आपको बताना है किस तरह से ऑनरशिप कौन संभालता है, मैनेजमेंट कौन संभालता है, एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सो आपको क्या लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है क्वेश्चन 30th का एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर है क्या, ऑनरशिप कौन संभालता है कंपनी में, मैनेजमेंट कौन संभालती है, एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक लाइन में लिख देना, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोल रही तुम लोगों को लिखने के लिए, सिर्फ एक लाइन में लिख देना। देख लो एक बार क्वेश्चन दोबारा से, एंड फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ये बोलते हैं दिस डॉक्यूमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लान हेल्प्स द बिजनेस टू नो इट्स फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ इट्स फर्स्ट ईयर। प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट, प्रोफॉर्मा कैश फ्लो, प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट, प्रोफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बोलिए बोलिए क्या होगा करेक्ट आंसर। ये डॉक्यूमेंट मदद करता है ऑफ फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल प्लान का ये डॉक्यूमेंट मदद करता है बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को समझने में एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले ईयर के एंड में। बताओ, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, जल्दी से बता दो क्या होगा करेक्ट आंसर। And the correct answer of this question is प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट। ये समझने से, ये एक्चुअली आपको तब समझ में आएगा जब पूरा कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, बट ये समझ लीजिए कि एंड में अगर हमें किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति जाननी होती है तो बैलेंस शीट सबसे अच्छा तरीका होता है, और फर्स्ट ईयर में प्रोफॉर्मा वाला बनता है, तो इसलिए ये काफ़ी इस्तेमाल होता है इन ऑर्डर टू नो द वेल बीइंग ऑफ द कंपनी। 32nd क्वेश्चन है दिस काइंड ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज प्रैक्टिस्ड बाय द एयरलाइन इंडस्ट्री वेयर टिकट्स आर सोल्ड एट रीजनेबल प्राइसेस इफ दे आर बुक्ड मच इन एडवांस while the tickets for the same destination on the same flight would be highly priced if they are booked very close to the date of journey. Identifying the type of pricing strategy. I'm pretty sure जब आप ये पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज पढ़ाऊंगी, आपको बड़ा मज़ा आएगा और आप बहुत हद तक रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं होते हुए। जैसे आप देखते हैं, अगर मान लीजिए मुझे कल फ्लाइट कैच करनी है, आज मैं अगर उसके प्राइसेस देखूंगी ना 8,000 10,000 फॉर से दिल्ली की, भोपाल से दिल्ली की बेसिक फ़्लाइट, ठीक है, तो 8,000 10,000 12,000 की वो मिलेगी मुझे। लेकिन यही चीज़ अगर मैंने 3 महीने पहले करके रखी होती बुक, तो मुझे हार्डली 2,500 की वो फ़्लाइट पड़ती, या 3,000 की वो फ़्लाइट का टिकट पड़ता। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि दिस काइंड ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वो प्रैक्टिस की जाती है एयरलाइन इंडस्ट्री द्वारा, जहाँ पे वो रीज़नेबल प्राइस चार्ज करते हैं, बुक्स जब करते हैं इंसान अपनी टिकट एडवांस में। लेकिन अगर मान लीजिए आप बिल्कुल जर्नी के आसपास टिकट बुक करते हैं तो वही प्राइजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपको यहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के बारे में पता लगाना है। बताइए, इज़ इट पेनिट्रेशन प्राइसिंग, इज़ इट कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, इज़ इट क्रीमिंग, या फिर वेरिएबल प्राइसिंग? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के देखो, माइट भी इस क्वेश्चन का आंसर आपसे बन जाए। And the correct answer of this question is variable prices. Prices keeps on changing according to the situation. चलो,
33rd क्वेश्चन है, guests are allowed to post their experience about their stay at a particular hotel on the hotel's website. This is done so that other customers are able to get an idea about the quality of the service provided by the hotel. Identify which type of sales strategy the hotel is practicing. Product placement, promotion, testimonials, core selling strategies. बोलिए, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर इसकी हिंदी बताऊं मैं तो ये बोलते हैं जो गेस्ट होते हैं ना उनको अलाउड होता है कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं होटल की वेबसाइट पे, पर्टिकुलर जगह होती है होटल की वेबसाइट पे, वहाँ पे अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं। इससे क्या होगा, जो दूसरे लोग आएंगे उनको पता चल जाएगा ये क्वालिटी कैसे, मतलब जो भी दूसरे लोग एक्सप्लोर करेंगे उस वेबसाइट को, दिल गेट टू नो कि भैया कैसे तरह के वो है वो। तो यहाँ पे विच टाइप ऑफ सेल्स स्ट्रैटेजी द होटल इज़ प्रैक्टिसिंग, यहाँ पे होटल कौन सी वाली सेल्स जो स्ट्रैटेजी है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ ना, वेबसाइट पे तो ना मैक्सिमम वो वही अलाउ करते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, बट हाँ गूगल पेजेस पे यू कैन लीव अ रिव्यू जो कि एक्चुअली ट्रू होता है, मतलब माइट भी समटाइम्स नहीं लोगों को पसंद आता बट वो डिलीट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कौन से वाली स्ट्रैटेजी इस्तेमाल हुई है, जब हम अपने रिव्यूज़ देते हैं और वेबसाइट्स वाले अपने उस पर डालते हैं, आप देखें तो डिफरेंट वेबसाइट्स पे बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ होते हैं जो उस पर्टिकुलर चीज़ को ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, उसके ऊपर एक वर्ड लिखा होता है, वो कौन सा होता है इन चारों में से? एंड द करेक्ट आंसर इज़ टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, टेस्टिमोनियल इज़ दैट वर्ड विच इज़ रिटन अबव दोज जहाँ पे लोग रिव्यूज़ दिया करते हैं वेबसाइट के उस कॉलम में, और वही हमें एग्जैक्टली बताता है, वही सेल्स स्ट्रैटेजी है यहाँ पे। चलिए 34th क्वेश्चन है, द इंडिविजुअल और कंपनी ऑफरिंग द फ्रेंचाइजी इज नोन एज व्हाट? फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजिंग, नन ऑफ द अबव। बताइए, एक इंडिविजुअल या कंपनी जो कि फ्रेंचाइजी ऑफर करते हैं उन्हें हम किस नाम से बुलाते हैं? फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजिंग, नन ऑफ द अबव। कैसे राइम कर रहा है ना, सब राइम नहीं कर रहा एक्चुअली, कैसे साउंड कर रहा है, देखो मज़ा आ रहा है मुझे बोलने में। एनीवेज आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। मैंने पिछली बार भी इस नेचर का क्वेश्चन आया था तो आपको बताया था OR, EE, ER इनके क्या लॉजिक्स होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज फ्रेंचाइजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज नेशनल कैरियर एयर इंडिया हैज बीन बॉट बाय द टाटा ग्रुप, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एक्विजिशन। फ्रेंडली एक्विजिशन, रिवर्स एक्विजिशन, बैकफ्लिप एक्विजिशन, हॉस्टाइल एक्विजिशन। एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने अपने अंदर ले लिया, एक्वायर कर लिया, ये किस तरह का एक्विजिशन है बताइए। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए एयर इंडिया किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से सेक्टर से रिलेट करती है। And the correct answer is friendly acquisition. No, it should be reverse acquisition क्योंकि पब्लिक ने प्राइवेट, मतलब प्राइवेट ने पब्लिक को लिया है। टाटा प्राइवेट है, उसने एयर इंडिया पब्लिक था, उसको एक्वायर किया है। चलिए 36th क्वेश्चन है, the order cost per order of an inventory is rupees 200 with an annual carrying cost of rupees 10 per unit. The economic order quantity EOQ for an annual demand of rupees 1000 unit is 200, 240, 280, 300. माइंड यू ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करवाने वाली हूँ क्योंकि अगर मैंने थोड़ा भी इधर उधर कर दिया विदाउट कॉन्सेप्ट समझाए हुए आपको बस फॉर्मूला रटवा दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को, मतलब इस वाले का मैं सिर्फ आपको आंसर डिस्प्ले करके दिखा रही हूँ सो दैट जिन स्टूडेंट्स को आता है कैलकुलेशन वगैरह करना वो चेक कर ले। बाकी मैं जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँगी तब मैं इस क्वेश्चन पर वापस आऊँगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इंसर्ट कर लेंगे वहाँ पर जहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे। सो बेसिकली ये आपको ऑर्डर कॉस्ट दे रहे हैं हर यूनिट की, इन्वेंट्री की 200 है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट है उसकी 10 पर यूनिट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर एन एनुअल डिमांड ऑफ रुपीज़ 1000 यूनिट इज़, आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताना है 200, 240, 280, 300। बट अगेन किसी को नहीं आता है इट्स ओके, अभी कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी, उसके बाद आप सब समझ जाएंगे अच्छे से। एंड द करेक्ट आंसर विल बी 200। ठीक है, तो जिनको आता था उन्होंने अगर करा है सॉल्व तो 200 आपका आंसर आना चाहिए।
37th क्वेश्चन है, इट रेफर्स टू द कैपिटल रिक्वायर्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर फॉर कंडक्टिंग रिसर्च बिफोर द कमर्शियलाइजेशन स्टेज, स्टार्टअप फाइनेंस, सीड कैपिटल फाइनेंस, लंच सेल्स, ऑल ऑफ द अबव। बताइए। It refers to the capital required by an entrepreneur for conducting research before the commercialization stage. Startup finance, seed capital finance, launch sales, all of the above. Mind you, ये question different format में पहले भी आ चुका है, सेम कॉन्सेप्ट के साथ डिफरेंट फॉर्मेट में पहले पूछा जा चुका है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ सब स्टूडेंट से बन जाएगा। It refers to the capital required by an entrepreneur for conducting research before the commercialization stage. Startup finance, seed capital finance, launch sales, all of the above. And the correct answer of this question is seed capital finance. ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। कंडक्ट करने के लिए रिसर्च पैसे की आवश्यकता लगती है, उसके मतलब कमर्शलाइजेशन स्टेज पे लाने से पहले ऑब्वियसली आप रिसर्च तो करोगे ना, और उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए पैसे लगते हैं। पैसे जो आते हैं वो क्या होते हैं, सीड कैपिटल फाइनेंस के रूप में आते हैं। 38th क्वेश्चन है हमारा। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिलो द लाइन प्रमोशन स्ट्रैटेजी। इनमें से कौन से वाला एक बिलो द लाइन स्ट्रैटेजी, प्रमोशन स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं है? डायरेक्ट मेल मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, नन ऑफ द अबव। अब इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बिलो द लाइन प्रमोशन स्ट्रैटेजी होता क्या है। अगर आपने बुक पढ़ी है तो बहुत बढ़िया बात है, और आप लोग मुझे बता ही नहीं रहे हैं कि आप कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं। सिर्फ एक आधा स्टूडेंट ने ही बताया है मुझे, बाकी सब भी बताइए कौन सी बुक रेफर कर रहे हो तुम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्पेशली मॉक टेस्ट वगैरह देखने के लिए। चलिए, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। ये बोलता है, why do a substantial number of entrepreneurs choose to form a private company rather than forming a public company? क्यों फंबल कर रही हूँ मैं? ओके, फर्स्ट ऑप्शन है only 2 members are required to form private company. Second है only 2 directors are required to form a quorum so as to confirm the proceedings of the meeting. Third है it can start its business immediately after receiving its certificate of incorporation. All of the above. बोलिए बोलिए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? Why do a substantial number of entrepreneurs choose to form private company rather than forming public company? जबकि public company कोई restriction नहीं लगाती है आपकी public issue पे, जो कि private company लगाती है। फिर भी ज़्यादातर entrepreneurs क्यों चूज करते हैं कि उन्हें private company खोलना है? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? ये बोल रहा है कि ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स क्यों प्राइवेट कंपनी खोलना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ पब्लिक कंपनी। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए सिर्फ 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में क्वोरम फॉर्म करने के लिए सिर्फ 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बिजनेस को वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की जस्ट बाद शुरू कर सकते हैं, और फिर है ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? And the correct answer of this question is all of the above. ये सारे के सारे फायदे एंटरप्रेन्योर्स को दिखाई देते हैं, तभी तो वो प्राइवेट कंपनी खोलते हैं इंस्टेड ऑफ पब्लिक कंपनी। चलिए, 40th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज नॉट अ माइक्रो एनवायरमेंट फैक्टर, सोशल, कॉम्पिटिटर्स, कंज्यूमर्स, सप्लायर्स। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज नॉट अ माइक्रो एनवायरमेंट फैक्टर। आपको आइडेंटिफाई करना है वो एलिमेंट जो कि माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको पता लगाना है करेक्ट आंसर कौन सा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिजनेस एनवायरनमेंट वाले हिस्से से उठाया गया ये क्वेश्चन है, ये तो हर बच्चे से बन ही जाएगा। बताइए। एंड
And the correct answer is, which is not a micro environment, not a micro environment, social factor, क्योंकि वो मैक्रो लेवल का होता है. बिजनेस एंड वो पढ़ा है ना अपन ने, बिजनेस एनवायरनमेंट भी पढ़ा है ना, एट द सेम टाइम हमने हमारे इकोनॉमिक्स में भी माइक्रो लेवल की वो चीज़ें पढ़ी है, राइट. तो वहाँ से दोनों को कंबाइन करके आपका ये आंसर बन जाता. 41st क्वेश्चन है, Rekha opened a grocery store and had invested 1 lakh of her own and borrowed 2 lakh from the bank. Interest payable by her is 10% on the borrowed amount. She was able to make a net profit before interest of rupees 40,000 at the end of the year. Calculate her return on equity. Calculate her return on equity. जल्दी बताइए. Rekha opened a grocery store and had invested rupees 1 lakh of her own and borrowed 2 lakh from bank. Interest payable by her is 10% on the borrowed amount. She was able to make a net profit before interest of 40,000 at the end of the year. Calculate her return on equity. Is it 20%, 30%, 40%, 50%? अच्छा, यहाँ मैं पहले ही आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये मैं आपको बिजनेस स्टडीज में पढ़ा भी चुकी हूं. तो आप इस क्वेश्चन की कैलकुलेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. आपने क्या फॉर्मूला लगाया, क्या फॉर्मूला में किसको कहाँ प्लेस किया, एंड आपका आंसर कैसे आया, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में. पूरी कैलकुलेशन, आई वांट ईच एंड एवरी चाइल्ड, एवरी स्टूडेंट टू राइट दैट कैलकुलेशन थिंग इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, जल्दी से बताओ. 2 लाख तो इसने बोरो किए हैं, 1 लाख खुद के लगाए हैं, 10% इंटरेस्ट पे जो बोरोड फंड लिए हैं वो लिए हैं, और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आ रहा है इसका 40,000. ठीक है, आपको रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करना है. जल्दी से कैलकुलेट कर लो. 20%, 30%, 40% या 50%, जल्दी. एंड द करेक्ट आंसर विल बी 20%. आपका आंसर 20% आएगा, लेकिन वो आएगा कैसे, दैट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42. ये बोलता है, this element of operational plan means giving necessary orders, directions and guidelines relating to the work to be performed. Routing, scheduling, dispatching, follow-up. बताओ. So this question says, Rekha opened a grocery store and had invested 1 lakh of her own and borrowed 2 lakh from the bank. Interest payable by her is 10% on the equity amount, on the borrowed amount. And she was able to make a net profit before interest of rupees 40,000 at the end of the year. Calculate her return on equity. 20%, 30%, 40%, 50%. अब अगेन देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बट क्योंकि बिजनेस स्टडीज में 12th क्लास में मैं तुम्हें ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेशन करके दिखा दूंगी. ठीक है, पुराने वाले फॉर्मूलाज में मैंने इसलिए कैलकुलेशन करके नहीं दिखाया बिकॉज वो कॉन्सेप्ट्स मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाई हैं. यहाँ वाली कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यहाँ पे हमें दिया हुआ है EBIT या EBT बोल लो. ठीक है, EBI बोल लो, सॉरी, इंटरेस्ट बिफोर, सॉरी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट. ठीक है, ये दी हुई है कितनी, 1 sec. डिड आई गिव यू पीपल टाइम टू सॉल्व इट? नहीं ना, पहले टाइम ले लो यार अच्छे से. मैंने तो डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर दिया. बताओ, तुम्हारे लिए केक वॉक बना रही थी मैं. ये देख लो, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है. बेसिक कैलकुलेशंस लगेंगी, फट से वो करो. मैं थोड़ा साइड ही हूँ ताकि तुम आराम से पॉज करके वीडियो को या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ लो. रेखा ने एक ग्रॉसरी स्टोर खोली है जिसमें उसने खुद का 1 लाख रुपया लगाया है और 2 लाख रुपये उसने बैंक से लिया था. 10% बोरोड अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा. 40,000 उसका अर्निंग है, नेट प्रॉफिट है इंटरेस्ट से पहले वाला. आपको रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करना है. जल्दी करो, मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मेरे को जल्दी से सॉल्व करना है. एंड अब मैं आपको कैलकुलेशंस करके दिखाती हूँ. देखिए, यहाँ दिया हुआ है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इज पेड. ठीक है, EBI कितना दिया हुआ है, 40,000. अब इस अर्निंग को हमें नेट अर्निंग बनाना है, तो हमें इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा,
हमें इनमें से माइनस करने पड़ेगा इंटरेस्ट का अमाउंट। अब इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। इन मैडम ने लिया है 2 लाख रुपए बैंक से लोन। कितना लिया है? 2 लाख रुपए बैंक से लोन लिया है। कितना परसेंट इंटरेस्ट लग रहा है? 10% इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज में नहीं लिखते, 10/100 लिख देते हैं। ठीक है, इसे कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, और आ गया हमारा फिगर 20,000 का। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट हमारा है 40,000, इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हुआ है 20,000 रुपये, नेट आया है हमारा 20,000 रुपये। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया है? 20,000 रुपये आ गया है। ठीक है, आया इतना समझ? अब एक बार थोड़ा सा नोट डाउन कर लो ताकि मैं उसको रिमूव कर लूँ। डन, स्क्रीनशॉट लेना ले लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ ताकि आगे की कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बता दूँ। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम फॉर्मूला लगाएंगे नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी या इक्विटी, जो मर्जी बुला लो। आजकल शार्क टैंक के बाद एवरीबडी इज कॉलिंग इट इक्विटी। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया है? हमारा आया है 20,000 रुपये, और इसके ऊपर शेयर होल्डर्स का इक्विटी कितना है? रेखा जी ने खुद के पैसे कितने लगाए हैं? 1 लाख रुपए लगाए हैं। और हमें क्योंकि परसेंटेज चाहिए तो हम इसको इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट, 3 0 से 3 0 कट, and what is the answer? It's 20%. It's 20% and 20% है A। तो ये हमारी हो गई पूरी की पूरी कैलकुलेशन। देखो मैंने कितने बढ़िया राइटिंग में लिखा है ना, अच्छा लग रहा है ना बहुत, वरना मेरी राइटिंग बहुत बेकार है। एंड डे बिफोर येस्टरडे आई वाज सीइंग सम वीडियोस ऑफ MB टीचर्स ओनली, और मैंने ये रियलाइज़ किया इन टीचर्स की राइटिंग कितनी अच्छी है यार, मेरी राइटिंग तो इनकी कंपैरिजन में बिल्कुल ख़राब है। और तब से मैंने निर्णय लिया है कि मैं भी अपनी राइटिंग पे थोड़ा सा एफर्ट्स डालना शुरू करूँगी। आई होप अच्छी आ जाए मेरी भी। बट कंपेरेटिवली आपको सब समझ में आ रहा होगा, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से लिखा है एक्सेप्ट दिस शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये थोड़ा बेकार हो गया। बट मुद्दा समझ लो, 20% तुम्हारा आंसर आने वाला है, और ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट हो गया। चलो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। दिस एलिमेंट ऑफ ऑपरेशनल प्लान मीन्स गिविंग नेसेसरी ऑर्डर्स, डायरेक्शन, गाइडलाइंस रिलेटिंग टू द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, फॉलो अप। बताओ, दिस एलिमेंट ऑफ ऑपरेशनल प्लान का ये एलिमेंट, इसमें हम नेसेसरी ऑर्डर्स देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, जो भी काम परफॉर्म करना होता है उसके रिगार्डिंग। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज डिस्पैचिंग। चलिए 43rd क्वेश्चन है। द एडवांटेज अकॉर्डिंग टू दिस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज द लो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी which might not enable the business to earn good profits, and therefore the business might not be able to sustain and survive for a long period. Identify the pricing strategy. Okay, बताइए, एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का एक डिसएडवांटेज लिखा हुआ है ऊपर वाली लाइन में। एक बार अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन और पता लगाओ ये कौन सी वाली स्ट्रैटेजी है आपकी प्राइसिंग की। द डिसएडवांटेज अकॉर्डिंग टू दिस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, इस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ये डिसएडवांटेज है कि लो प्राइसिंग होती है, जिसकी वजह से बिजनेस अच्छा प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाता है, जिसके कारण वो लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर सकता है। ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कौन सी है? एंड द करेक्ट आंसर इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये कॉन्सेप्ट जब मैं समझाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। Question 44 है, which among the following is a sales force promotion activity? Seminars and workshops, newsletters, competitors, commissions.
Which among the following is a sales force promotion activity? Seminars, workshops, newsletters, competitors, commissions. इनमें से कौन से वाली सेल्स फोर्स कमीशन एक्टिविटी है? चलिए बताइए. And the correct answer is commissions. ठीक है. चलिए नेक्स्ट है 45th क्वेश्चन. इट सेज राहुल वॉज, बहुत टाइम बाद ट्रेंड्स वाला क्वेश्चन आया यार. Rahul was manufacturing disposable utensils and was always on the lookout to improvise his products. He used social media and online surveys to understand the latest trends and customers' needs and overall trends in the industry. Through the surveys, he understood that the customers preferred eco-friendly disposables like biodegradable, compostable, and degradable products. Looking at the customers' needs, he developed disposables that were eco-friendly. It was highly priced because he knew customers would be ready to pay the price for the quality. His business became an instant hit. Identify the way in which Rahul spotted this trend. चलिए बताइए, बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर. वॉच ट्रेंड्स, स्टॉक ट्रेंड्स, रीड ट्रेंड्स, थिंक ट्रेंड्स. राहुल वॉज मैन्युफैक्चरिंग डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स. राहुल भाई साहब डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स बना रहे थे और वो हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रोवाइज करने में लगे रहते थे. ही यूज सोशल मीडिया. उन्होंने सोशल मीडिया और ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल लिया लेटेस्ट ट्रेंड्स को समझने के लिए. ठीक है, लाइन पे थोड़ा सा गौर करना. और थ्रू द सर्विस ही अंडरस्टूड दैट कस्टमर्स प्रेफर्ड इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल. सर्विस से इसे पता चला कि लोगों को इको फ्रेंडली बस चीज़ें पसंद है, उनको वो प्लास्टिक वाली चीज़ें पसंद नहीं है. तो इसने उस पर काम करना शुरू किया और उसने ऐसी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाए जो कि हाईली प्राइस थे. अब ही वॉज रेडी फॉर दैट प्राइसिंग थिंग. क्यों? क्योंकि उसको लगा जिन लोगों को क्वालिटी चाहिए होगी ना वो हाई प्राइसेस पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. और उसका बिजनेस अच्छा खासा चल भी गया, इंस्टेंट हिट हुआ. लोगों ने बोला हाँ हम खरीदेंगे, तुम बेचो जितने महंगे बेच रहे हैं. ठीक है, तो आप बताइए कि यहाँ पे राहुल ने कौन से वाले ट्रेंड को स्पॉट किया था? वॉज इट वॉच ट्रेंड, स्टॉक ट्रेंड, स्ट्रीट ट्रेंड, थिंक ट्रेंड? बताओ. एंड द करेक्ट आंसर इज थिंक ट्रेंड्स. उसने लोगों की रिक्वायरमेंट समझी, लोगों से बात किया. ही यूज्ड हिज सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन सर्विस और कस्टमर की नीड्स को समझते हुए ओवरऑल ट्रेंड्स को समझा एंड उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू किया. और कहीं ना कहीं बहुत सारा सोच विचार करने के बाद ही ब्रॉट दिस न्यू आइडिया ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स और उसकी वजह से उसका काम अच्छा चलने लग गया. चलिए अब नेक्स्ट हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें एक केस स्टडी है जिस पे बेस चार क्वेश्चंस हैं जिनका हमें आंसर करना है. तो लेट्स सी ये केस स्टडी क्या बोलती है. ओके, सो इट सेज Facebook announced the purchase of mobile messaging services WhatsApp on Wednesday in a $19 billion deal that represents the social media company's biggest acquisition yet. Mark Zuckerberg, the founder of Facebook, described 5-year-old WhatsApp as an incredibly valuable service that was well on its way to connecting 1 billion people around the world. The deal is a big bet for Facebook, which has until recently struggled to convince investors of its strategy for mobile. WhatsApp has more than 400 million users around the world and claims that it is adding more than 1 million new registered users a day. Wow. It allows unlimited free text messaging and picture sending between users, and it is among the world's most downloaded mobile apps. Facebook's successful bid comes after Google reportedly made a $1 billion offer for the company last year. WhatsApp is on its path to connect 1 billion people. The service that reached that milestone are all incredibly valuable, said Mark Zuckerberg, Facebook founder and CEO. I have known Jan Koum, founder and CEO, for a long time, and I am excited to partner with him and his team to make the world more open and connected. Koum said, WhatsApp's extremely high user engagement and rapid growth are driven by the simple, powerful and instantaneous messaging capabilities we provide. We are excited and honored to partner with Mark and Facebook as we continue to bring our product to more people around the world. Okay, fine. Okay. फाइनली ख़त्म हो गया. थोड़ा सा लंबा था ये वाला.
ओके, सो इसमें बेसिकली व्हाट्सएप को जो ख़रीदा था हमारे मार्क भाई साहब ने, उसके बारे में लिखा हुआ है। आप एक बार पढ़ लीजिए आराम से, मैं आपको पूरा समय दे रही हूँ। ये फर्स्ट स्लाइड है और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पॉज करके रीड करिए। एंड दिस इज़ द सेकेंड स्लाइड जिसमें आगे की स्टोरी लिखी हुई है। अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके रीड कर सकते हैं। पहले खुद से एक बार रीड करो, फिर मैं हिंदी बताती हूँ। बट वैसे ना यहाँ पे ना बहुत मतलब बहुत ही एक गहरी बात लिखी हुई है। तुम अगर देखो तो आज की लाइफ में व्हाट्सएप के बिना हम लाइफ बोल सकते हैं पॉसिबल होगी। मतलब अगर मान लो गवर्नमेंट अगर सोचती है कि व्हाट्सएप बैन कर दो, इंडियन गवर्नमेंट ने जिस दिन सोचा ना व्हाट्सएप बैन कर दो, आधे लोगों की जान पे बनाएगी, क्योंकि ये लाइफ विदाउट व्हाट्सएप, चलो हम फेसबुक के बिना जी लेंगे, तुम फेसबुक को बंद कर लो, टू एन एक्सटेंट, मैं नहीं बोलती ईजी होगा, लेकिन कोशिश कर लेंगे हम इंस्टाग्राम के बिना भी जीने की। लेकिन व्हाट्सएप के बिना जीना दैट्स नॉट पॉसिबल। हम उसको कॉलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारे बाहर जितने मतलब इंडिया से बाहर जितने फॉरेन फ्रेंड्स होते हैं उनसे बातचीत करने के लिए, वीसी करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हम इवन फॉर दैट मैटर इंडिया में जितने लोग रह रहे होते हैं उनसे वीसी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मैसेजिंग तो हमारा चलता ही रहता है, मीम्स भेजना हमारा, उसके साथ GIFs भेजना, मतलब कितनी सारी चीज़ें तो होती हैं। तो वो तो टाइम ही नहीं आएगा अब जब हम व्हाट्सएप के बिना काम कर पाएंगे। व्हाट्सएप तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि व्हाट्सएप की जब डील हो रही थी फेसबुक के साथ, फेसबुक जब व्हाट्सएप को एक्वायर कर रहा था, तो उसके कुछ इंस्टेंसेस लिखे हुए हैं कि $19 बिलियन डील में इस पर्टिकुलर एक्विजिशन को वो करना चाहते थे। मार्क ने, फेसबुक के जो फाउंडर हैं, उन्होंने व्हाट्सएप को एक्वायर किया और वो बोल रहे हैं कि वो बहुत ही इनक्रेडिबल वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ इसको बहुत सारे यूज़र्स इस्तेमाल कर रहे हैं, 400 मिलियन यूज़र्स इस्तेमाल कर रहे हैं और हर साल हर दिन नए नए ऐड भी होते रहते हैं। ये इतने सारे लोगों को कनेक्टेड रखने में हेल्प करता है। उसके बाद ये एक दूसरे की थोड़ी सी तारीफ़ कर रहे हैं कि मैं इसको बहुत टाइम से जानता हूँ, इसके साथ काम किया हुआ है, ये वो है, और वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपके शायद काम की नहीं है। हम आ जाते हैं मेन कंटेंट पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। ये बोल रहा है फ्रॉम द पैसेज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एक्विजिशन दैट टुक प्लेस। आपको बताना है पैसेज में जो एक्विजिशन हो रहा है, जो फेसबुक व्हाट्सएप को एक्वायर कर रहा है, वो कौन सी तरह का एक्विजिशन है, बताइए। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, हॉस्टाइल, फ्रेंडली, रिवर्स, बैकफ्लिप। एंड द करेक्ट आंसर इज इट्स फ्रेंडली एक्विजिशन। आपने देखा ना, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं वो दोस्त, है ना, तो फ्रेंडली होगा। फिर है व्हाट डज व्हाट्सएप क्लेम, इट हैज़ 4 million users around the world, it is adding more than 1 million new registered users a day, both A and B या फिर neither A nor B। बताओ, दोबारा से स्टोरी पे ले चलो, देख लो एक बार। And the correct answer will be both A and B. It has 4 million users around the world और it is building, यही देख लो ना यार, यहाँ पे लिखा हुआ था it has more than 400 million users around the world and claims it is adding more than 1 million new users a day। तो दोनों ही sentences सही हैं, so as a result of which C will be the correct answer, both A and B will be the correct answer। ठीक है, एक बार देख लेना थोड़ा सा अच्छे से इसको। आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट मैंने आपको चेक करवा दी कि करेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बुक में गलती से बी मेंशन है। तभी मैं बोलती हूँ कोई भी बुक कितनी भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इवन फॉर दैट मैटर कोई टीचर कितना भी सही क्यों ना हो, एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बुक अपनी जो NCERT है उसको थोड़ा सा देख के चलना, उसके ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, उसमें जो लिखा होगा वही होगा, परम सत्य है। ठीक है, Which other company had offered to acquire WhatsApp according to the information given above? कौन सी और कंपनी ने ऑफर किया था WhatsApp एक्वायर करने का, उस पर्टिकुलर जो पैराग्राफ में मेंशन है। मैं ले चलूँ वापस आपको उसी पैराग्राफ पे, यहाँ पे बताइए। Which company wanted to acquire, आ गया, चलो। फेसबुक से पहले कौन सी कंपनी एक्वायर करना चाहती थी इनको, व्हाट्सएप को? एंड द करेक्ट आंसर इज गूगल। पहले वाले पैराग्राफ में ही लिखा हुआ था, मैंने जब वापस करा आप लोगों को दिखाने के लिए। फिर है 49th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑप्शन इज नॉट कवर्ड अंडर परफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल प्लान, इंडस्ट्री, सेल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मार्जिन फॉर वर्किंग कैपिटल।
परफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो फाइनेंशियल प्लान का हिस्सा होता है, एलिमेंट होता है, उसमें कौन सी चीज़ कवर नहीं की जाती? 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। अगेन इसका आंसर आपको वो समझने के बाद ही आएगा, बट फिलहाल के लिए देख लो, इट्स इंडस्ट्री सेल्स। And this is the last question. For products which are standardized and whose price is already fixed beforehand, what should be the channel of distribution? Short channel, long channel of distribution, medium channel of distribution, all of the above. For products which are standardized and whose price is already fixed beforehand, जिसके प्राइसेस पहले से फिक्स होते हैं, जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेहतरीन रहता है? शॉर्ट चैनल, लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ द अबव? बताओ। एंड द करेक्ट आंसर विल बी लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उसमें ऐसा प्राइस डिसाइड करने का या फिर ऊंच नीच कस्टमाइजेशन वाली चीज़ नहीं होती। जहाँ पे कस्टमाइजेशन वाली चीज़ होती है वहाँ पे प्रेफर किया जाता है मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर के साथ लिंक में रहे, लेकिन जहाँ पे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे यू डोंट हैव टू बी इन लिंक विद द कस्टमर, सो आप लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफर कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोगों से ज़्यादा खुशी मुझे होती है पूरा मॉक कंप्लीट होने की, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट मॉक पे शिफ्ट कर सकते हैं, राइट? सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं मानती हूँ कि मैंने स्किप करे हैं फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि मैं आपको ऐसे बिना सर पैर के अगर कॉन्सेप्ट समझाने लग जाऊंगी तो बच्चे हो सकते हैं डाउट्स लेके बैठ जाए, और फिर एक बार किसी चीज़ से हमें डर लगने लग जाता है ना, उसके बाद उसको कितने भी सिंपलेस्ट वे में हम क्यों ना पढ़ा लें, उसके बाद नहीं बैठता है बच्चों के दिमाग में। इसलिए ना कुछ टीचर्स होते हैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले ही बोल देते हैं कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है। अब बच्चा उसको समझ भी पाए ना, तब भी मतलब उसको लगेगा यार ये तो मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मुझे समझ आ ही नहीं सकती। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, और बीच से तो ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए, मेरा वो मानना है। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप कराए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन मैं आपके विदाउट एनी डाउट कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में कवर कर दूंगी, ठीक है? आई होप आपको सब समझ में आया है जितना मैंने समझाया है। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड इसके बाद एक और मॉक टेस्ट आने वाला है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर कोई वीडियो आपको नहीं मिल पा रही है तो आपको गूगल पे जाना है, magnetbrains.com टाइप करना है, आपको एक वेब पेज खुलेगा, दिखेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में CUET टाइप करेंगे आप, टाइप नहीं करना मतलब क्लिक करना है, और आपको CUET के सारे टीचर्स दिख जाएंगे, ठीक है? और ये एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस स्टडीज़ के लिए मैं आपको मतलब मेरे लेक्चर्स दिख जाएंगे, आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे, एंड देन उसके बाद आप वीडियो देख सकते हैं और मैग्नेट ब्रेन्स को थैंक यू बोल सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।